हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैक इट की कंडक्ट रूल पर बेस्ड सीरीज का पार्ट 2। और इस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। इसके अंदर रूल्स 1 से लेकर 25 तक है और हम ये बेयर रूल से पढ़ रहे हैं इस सीरीज के अंदर। एंड हमारा मोटिव ये है कि सीरीज के एंड तक आपको रूल नंबर 1 टू 25 जो कंडक्ट रूल्स के रूल्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। पिछले पार्ट के अंदर हमने रूल नंबर 1 टू 10 तक किया था, तो इस पार्ट के अंदर हम रूल नंबर 11 टू 17 को कवर करेंगे। ये है 11 टू 17 रूल जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड अगेन कुछ कुछ रूल्स के बाद हम एमसीक्यू से आपकी इन रूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे, कुछ ट्रिक से इन रूल्स को लर्न करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक 11 टू 17 जो रूल्स हैं वो आपको टाइटल के साथ लर्न हो जाएंगे। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 11। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि रूल नंबर 11 जो है वो किस पर बेस्ड है। रूल नंबर 11 इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम एक निमोनिक बनाते हैं इसका। ये देखो मैंने यहाँ पे 11 लिखा है। इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। तो 11 से ये ड्राइंग बनी है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसलिए 11 नंबर जो रूल है इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। चलो अब देखते हैं कि रूल नंबर 11 एक्चुअली में कहता क्या है। देखो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके पास अपनी सीट से रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी ही। तो वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किस वे में करना है ये इस रूल से गवर्न होता है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि इस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को कोई भी पर्सन कब एक्सेस कर सकता है। ऑफ कोर्स वो आरटीआई लगा के एक्सेस कर सकता है। तो दैट मीन्स ये गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी पर्सन को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है तो वो आरटीआई एक्ट के अंदर ही करेगा। इसके अलावा किसी दूसरे पर्सन को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देना इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस रूल। ठीक है। इसको यहाँ से मार्क कर सकते हो कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कम्युनिकेट, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ऐसे किसी पर्सन को ना दे जिस पर्सन को देने के लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है। जब आरटीआई आ जाती है तो उसके अंदर तो जवाब देना ऑथराइज्ड होता है। तो दैट मीन्स आरटीआई के थ्रू हम जवाब दे सकते हैं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कोई ऐसे पूछेगा तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन, सच ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। और यही ये रूल गवर्न करता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, रूल नंबर 11। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 12, सब्सक्रिप्शन। देखो कभी भी किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट्स लाइक एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। और एनुअल सब्सक्रिप्शन के अंदर कितने मंथ्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑफकोर्स 12 मंथ्स। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई 12 मंथ्स का जैसे सब्सक्रिप्शन होता है, तो इसलिए 12th रूल जो है वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो अब ये जो 12th रूल है सब्सक्रिप्शन का, ये कौन से सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है यहाँ पे? देखो बेसिकली ये रूल जो है वो फंड रेजिंग पर बेस्ड है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बिना परमिशन के कोई फंड रेज नहीं कर सकता, चाहे दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट से या फिर पब्लिक से। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर पब्लिक से। अब यहाँ पर परमिशन इन्वॉल्व है, तो आप जो भी कलर कोडिंग से अपने पीडीएफ के अंदर इसको कर रहे हो मार्क, उसको कर सकते हो कि प्रीवियस सैंक्शन चाहिए इसके अंदर। ठीक है। यानी कि परमिशन की जरूरत है अगर फंड रेज करना है किसी के लिए भी। तो अब ये कौन से फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि जैसे कॉम्युनल हार्मनी वीक के अंदर फंड रेज होते हैं, या फिर फ्लैग डे पर होते हैं। नेशनल डिफेंस फंड भी रेज किया जाता है। हालांकि इसके अंदर से जो स्टार्टिंग के दो हैं ये, इनके अंदर एग्जामेशन दे दी गई है कि इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो कि इनके लिए एग्जामेशन है कि इसको रेज करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज इन जनरल ये रूल ये बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना परमिशन के किसी से भी किसी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट ना करे, ना किसी से कंट्रीब्यूशन मांगे। ठीक है। और अपने आप को किसी भी फंड रेजिंग इवेंट से एसोसिएट नहीं करना है। अब जो जो फंड रेजिंग इवेंट्स है वो आप आगे पढ़ सकते हो, स्वामी कंपाइलेशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन से फंड्स जो है वो अलाउड है और कौन से फंड्स अलाउड नहीं है। अब रूल नंबर 13 है गिफ्ट से रिलेटेड। अब इसको लर्न कैसे करना है? देखो सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई गिफ्ट दिया,
तो वो उसको क्या बोल कर देगा? यही बोलेगा ना भाई, ये ले तेरा गिफ्ट। फाइन। तो ये जो 13 है, दिस इज 13, राइट? तो 13 नंबर जो है वो गिफ्ट से रिलेटेड है। अब भाई इस गवर्नमेंट सर्वेंट को गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन क्या ये अलाउड है? और कितना गिफ्ट देना अलाउड है, ये इस रूल से गवर्न होता है। सबसे पहले तो इस रूल के अंदर काफी सारी कंडीशंस है कि कितने अमाउंट तक का गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने अमाउंट तक का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रूल यानी फर्स्ट सब रूल इस रूल का ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पहली बात तो किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इन रूल्स के अंदर जो कंडीशन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले रूल के अंदर बताया कि गिफ्ट कहते किसको है, मतलब कौन सी चीज जो है वो गिफ्ट अमाउंट करेगी। तो भाई फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग या फिर किसी भी तरीके की पिक्यूनियरी एडवांटेज यानी जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, वो सब जो है गिफ्ट के अंदर इंक्लूड होता है। अब ये गिफ्ट कौन पर्सन देगा तो उसको गिफ्ट माना जाएगा? फर्स्ट थिंग कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने नियर रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड से ये वाली एडवांटेजेस लेता है, तब उसको गिफ्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ऐसे पर्सन से जिससे उसकी ऑफिशियल डीलिंग्स थी, उनसे ये सब चीजें लेना, फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर कुछ पैसे लेना, वो सब गिफ्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि कोई कैजुअल मील, कोई छोटी मोटी लिफ्ट या फिर इस तरीके की कोई सोशल हॉस्पिटैलिटी जो है उसको गिफ्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गिफ्ट की डेफिनेशन आती है चार ऑप्शंस के अंदर, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा गिफ्ट है और कौन सा गिफ्ट नहीं है। नेक्स्ट नोट देखते हैं इसका। देखो नोट 1 में यहाँ पर ये लिखा है कि अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी, लेकिन नोट 2 में उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई सोशल हॉस्पिटैलिटी के नाम पे कोई लेविश हॉस्पिटैलिटी नहीं लेनी है या फिर फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी ना लेने लगे किसी ऐसे पर्सन से, इंडिविजुअल से या फिर किसी फर्म से या ऑर्गेनाइजेशन से जिसके साथ की ऑफिशियल डीलिंग्स है। ठीक है। तो ये सोशल हॉस्पिटैलिटी जो है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही वाइड एरिया है, तो इसलिए उन्होंने उसको नोट 2 के अंदर थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है कि लेविश हॉस्पिटैलिटी या फिर फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी को अवॉइड करना है। अब देखो इसके सेकंड सब रूल के अंदर कुछ ओकेजन्स लिखे हुए हैं, इनको मार्क करेंगे कि वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स या फिर रिलीजियस फंक्शन पर गिफ्ट लेना अलाउड होता है व्हेन द मेकिंग ऑफ गिफ्ट इज इन कंफर्मिटी विद प्रिवेलिंग रिलीजियस, क्योंकि इट्स अ सोशल प्रैक्टिस कि वेडिंग या एनिवर्सरी वगैरह पर गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने नियर रिलेटिव्स या फिर पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह से गिफ्ट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैल्यू जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। एक टेबल बना लो सिंपल सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिशियल आएंगे, तो इसको याद करोगे 25, 15 और 7.5। ठीक है। इतने 1000 रुपीज तक का गिफ्ट इन ओकेजन्स पर लिया जा सकता है। तो ये ओकेजन जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है, इसको जरूर मार्क कर लेना। इसके अलावा अगर कोई ओकेजन है तो गिफ्ट की जो लिमिट है वो डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पर देखो सेंट्रल सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2014 का नोटिफिकेशन है जो कि 4 मार्च 2014 को आया था, और यहाँ पर जो है ये लिमिट जो है वो रिवाइज हुई थी। पहले ये जो 25,000, 15,000 और 7,500 की जो लिमिट है ग्रुप ए, बी और सी ऑफिसर्स के लिए, ये काफी कम थी। तो अब इसको बढ़ा के 2014 में 25, 15 और 7.5 कर दिया गया है। अब देखो सब रूल 3 के अंदर एनी अदर केस, यानी कि वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल या फिर रिलीजियस फंक्शन, उनके अलावा अगर कोई केस है तो फिर जो लिमिट है गिफ्ट की वो डिफरेंट है। ये जो हैंड आउट है ये क्योंकि पुराना हैंड आउट है, इट्स नॉट अपडेटेड। इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन, रिसेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, 2019 में ही आया है। तो देखो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो बड़े फंक्शंस हैं उनके लिए तो लिमिट हमने पढ़ ली 25, 15 और 7.5 थाउजेंड, 25, 15 और 7.5। वेडिंग वगैरह के अलावा अगर कोई दूसरे ओकेजन है तो उनके लिए लिमिट है ग्रुप ए और बी के लिए 5,000 और ग्रुप सी के लिए 2,000। ठीक है, इसको नोट कर लो इसी के बराबर में। ये देख सकते हो 2019 की नोटिफिकेशन है, 29 जुलाई 2019 को। ये भी चीज याद कर लेना कि ये जो लिमिट है ये कौन से अमेंडमेंट रूल्स से रिवाइज हुई है। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स अमेंडमेंट रूल्स
2019 से ये वाली लिमिट रिवाइज हुई है 5000 और 2000 वाली। और इससे पहले जो मैंने बताया था 2014 के नोटिफिकेशन से वेडिंग फ्यूनरल वगैरह की गिफ्ट की लिमिट जो थी वो रिवाइज हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो सब रूल 4 के लिए भी ये चीज सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। सब रूल 4 जो लेटेस्ट सब रूल 4 है उसको पढ़ेंगे। ये सब रूल जो है वो 2019 के अमेंडमेंट रूल्स से रिवाइज हो चुका है। देखो पहले सब रूल 4 के अंदर था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी इंडियन डेलीगेशन का मेंबर है और फॉरेन डिग्निटरीज से अगर उसको कोई गिफ्ट मिला है तो ही कैन रिसीव एंड रिटेन सच गिफ्ट्स, लेकिन उसकी वैल्यू जो है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड ऑन वन ओकेजन डज नॉट एक्सीड ₹1000। तो पहले था कि भाई जो गिफ्ट उनको फॉरेन डिग्निटरी से मिला है उसकी मार्केट वैल्यू 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब तो वो उसको रिटेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोविजन है रूल नंबर 4 का, सब रूल 4 का, इसको रिवाइज कर दिया है और इसमें ये जो लिमिट है 1000 वाली इसको भूल जाओ अब। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ये जरूर दिया हो सकता है क्योंकि पहले की ये लिमिट थी, बट आज की डेट के अंदर जो फॉरेन डिग्निटरीज के गिफ्ट है उसको रिटेन करने का जो प्रोसीजर है या फिर उसको रिटेन करने की जो लिमिट्स है वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। ये वाले रूल जरूर मार्क कर लेना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशंस रूल्स 2012। ठीक है, इन रूल्स के अंदर जिस हिसाब से लिमिट लिखी होगी या जिस हिसाब से उनका रिटेंशन का प्रोसीजर होगा वो फॉलो करते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फॉरेन डिग्निटरीज के गिफ्ट को रिसीव और रिटेन कर सकता है। तो इसलिए 1000 की लिमिट जो है वो अब नहीं है। अब इस रूल का लास्ट सब रूल नंबर 5, देखो बहुत ही इजी सा है। अभी हम इसको पीछे पढ़ ही चुके हैं भाई, किसी के साथ अगर ऑफिशियल डीलिंग है तो उसके उससे तो हम गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, राइट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस फर्म के साथ, उस फॉरेन फर्म के साथ, अगर वो फॉरेन फर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर उस खुद पर्सन की जिस जिस गवर्नमेंट सर्वेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी खुद की उसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग हो सकती है या फिर है। ठीक है, तो उसके साथ तो गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही नहीं है, तो परमिशन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई और फर्म है उससे अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसके लिए ये लिमिट ही अप्लाई होगी जो सब रूल 3 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और ये लिमिट जो है वो यहाँ पर रिवाइज हो चुकी है, मैं बार बार बता रही हूँ इसको। तो कहीं इसके अंदर से आप ये 1500 वाली और 500 वाली लिमिट ना लर्न कर लो, इसलिए इसको कट कर देना। ये वाली लिमिट हम फाइनल रखेंगे जो कि 2019 के अंदर रिवाइज हुई थी। नेक्स्ट कंडक्ट रूल है हमारा रूल नंबर 13A जो कि डाउरी है। इसको याद रखना है आपको कि गिफ्ट के बाद आता है। देखो गिफ्ट का नंबर जो है वो 13 है, मैंने बताया कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला कि ये तेरा गिफ्ट, तो 13 नंबर हो गया गिफ्ट से रिलेटेड। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है 13A, क्योंकि लेन देन की बात हो रही है तो 13A जो है वो डाउरी से रिलेटेड है। बहुत ही बेसिक सा रूल है कि डाउरी नहीं लेनी है, सीधी सी बात है ना। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ना तो डाउरी देगा और ना ही लेगा। ठीक है, गिव और टेक और अबेट, एनकरेज भी नहीं करेगा डाउरी का लेन देन। ठीक है, नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रुप के पेरेंट या फिर उनके गार्जियन से किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाउरी की डिमांड भी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा रूल है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि डाउरी को डिफाइन कैसे करना है। तो डाउरी का जो मीनिंग है वो कहाँ पर गिवन है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसको जरूर लर्न करना है कि कहाँ पर डाउरी की डेफिनेशन गिवन है, जो कि कंडक्ट रूल के अंदर रूल 13A के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। लेट्स टेस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रूल्स। पहला क्वेश्चन, कौन से एक्ट के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकता है। देखो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि ये जो रूल है ये रूल नंबर कौन सा था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। तो मैंने बताया था रूल नंबर 11 कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 11। और रूल नंबर 11 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आरटीआई एक्ट के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकता है। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दीज इज वायलेशन ऑफ रूल नंबर 12। भाई रूल नंबर 12 की वायलेशन आइडेंटिफाई करनी है तो पहले पता होना चाहिए रूल नंबर 12 था क्या।
तो मैंने बताया था कि एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया अगर किसी ने तो कितने महीने का सब्सक्रिप्शन होगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन होगा। तो इसलिए रूल नंबर 12 जो था वो सब्सक्रिप्शन से बेस्ड था, सब्सक्रिप्शंस, राइट। तो इसके अंदर से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो रूल नंबर 12 का वायलेशन है? कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक विदाउट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज एक्सेप्टिंग लेविश गिफ्ट्स। देखो गिफ्ट का रूल नंबर तो 13 था। कम्युनिकेटिंग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, इसका रूल नंबर तो 11 था। तो ऑफ कोर्स हम जिस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे वो कंट्रीब्यूशन की ही बात थी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन या फिर रेजिंग ऑफ फंड से रिलेटेड था ना ये। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है कि विदाउट परमिशन हम कोई भी फंड रेज नहीं कर सकते। इसमें से कौन सी चीजें गिफ्ट के अंदर आती है? तो क्या कैजुअल मील गिफ्ट के अंदर आएगा? तो नो, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सोशल हॉस्पिटैलिटी नहीं, क्योंकि उसके अंदर नोट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था लैविश सोशल हॉस्पिटैलिटी या फिर फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी, राइट। तो नॉर्मल सोशल हॉस्पिटैलिटी जो है वो गिफ्ट के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग या फिर फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पर उन्होंने गिफ्ट को ठीक से डिफाइन किया है, दैट इज वाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो इसी की बात कर रही थी मैं कि जो डाउरी है, सबसे पहले तो आपको डाउरी का रूल नंबर याद है कि रूल नंबर 13A है गिफ्ट के नेक्स्ट वाला जो रूल है, क्योंकि लेन देन की बात हो रही है गिफ्ट के अंदर भी, तो इसलिए गिफ्ट से ही रिलेटेड ये रूल है, रूल नंबर 13A। ये लिखा ही है यहाँ पे वैसे तो कौन सा एक्ट जो है वो डाउरी को डिफाइन करता है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। आई विल रिकमेंड कि भाई इसका ईयर भी जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर सेम ऑप्शन बन गए डिफरेंट ईयर के साथ देन यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ईयर। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर की डेफिनेशन दी हुई है डाउरी की। चलो भाई नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, रूल नंबर 14 विच इज पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो यहाँ पर भी डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है। एक रूल हमने और याद किया था जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन से ही रिलेटेड था, वो था आपका रूल नंबर 7। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था रूल नंबर 7 जो है उसका नाम था डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, और हमने उसको लर्न कैसे किया था? ऐसे 7 बनाए थे हमने 2-3, और इस तरीके से हमने वो बैनर बना दिया जिससे पता चल रहा है कि हाँ ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है ना। तो देखो 7 का डबल इज 14, तो 7 के मल्टीपल में ही है ये भी, और ये जो रूल है ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड 2 रूल हो गए आपके। एक तो है जिसके अंदर स्ट्राइक की बात हो रही थी, ठीक है, तो वो तो हो गया रूल नंबर 7, ये तो आपको इस ड्राइंग से याद रहेगा। और जो इसी का मल्टीपल है नेक्स्ट यानी 14, ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक वाला डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है। दिस इज अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। जैसे कि किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी का फेयरवेल हो रहा है, या फिर किसी का वैलिडिटी एड्रेस है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होना, वो रूल नंबर 14 के अंदर कवर्ड है। अब देखते हैं एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है इस रूल की। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना परमिशन के, ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ये परमिशन वाला केस एक आ गया है। बिना किसी परमिशन के अगर सपोज उस गवर्नमेंट सर्वेंट को कहीं वैलिडिटरी एड्रेस के लिए या फिर किसी कॉम्प्लीमेंट्री एड्रेस के लिए बुलाया जाए, तो वो चला तो जाएगा लेकिन बिना परमिशन के ना जाए, ठीक है। ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टेस्टिमोनियल या फिर इसी तरीके की कोई मीटिंग जो कि उसके ऑनर में की गई हो सकता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अच्छी पोजीशन पर हो एंड देन उसको ऑनर करने के लिए कहीं वैलिडिटरी एड्रेस के लिए बुलाया जाए, तो ऑफ कोर्स ही कैन गो, बट विदाउट द प्रीवियस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परमिशन की जरूरत है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दी हुई है, उसको जरूर नोट कर लो कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफर हो रहा है, उस ओकेजन पर उसके लिए कोई फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उस फेयरवेल को अटेंड करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑफ अ प्राइवेट और इनफॉर्मल कैरेक्टर, ठीक है। उसके ऑनर में यानी रिटायरमेंट या ट्रांसफर के टाइम पे जो जो भी छोटा मोटा फेयरवेल अगर ऑफिस जो है वो अरेंज करता है, तो उसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है देखो, अगर पब्लिक बॉडी या इंस्टीट्यूशन ने भी कोई छोटा मोटा सा फंक्शन अरेंज करा है, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसलिए ये बेयर रूल पढ़ना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। तो प्राइवेट या इनफॉर्मल कैरेक्टर का फेयरवेल एंटरटेनमेंट जो है, जो कि रिटायरमेंट या ट्रांसफर के टाइम पर दिया जाता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को,
वो इस रूल से एक्सक्लूडेड है। एंड ऑल्सो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, देखो उसमें है कि सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए या फिर उसके लिए फेयरवेल अरेंज करने के लिए कुछ कलेक्शन किया जा रहा है ऑफिस के अंदर, तो उसके अंदर किसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस या फिर किसी भी तरीके का प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जा सकता कि आप उसके लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, तो वो 100% वॉलंटरी होगा। तो ये किन फेयरवेल फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि सब्सटेंशियली प्राइवेट या इनफॉर्मल कैरेक्टर के है। तो यानी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकता टू कंट्रीब्यूट या फिर टू सब्सक्राइब टुवर्ड्स एनी फेयरवेल एंटरटेनमेंट। एंड नेक्स्ट, इस तरीके का सब्सक्रिप्शन अगर क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉय से लिया जाता है तो इट इज कंप्लीटली फॉरबिडन, ठीक है, वो नहीं लेना है। एक चीज और यहाँ पर नोट कर लो, क्योंकि भाई बेयर रूल पढ़ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कि फेयरवेल है वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद क्लास 3 या क्लास 4 को बिलोंग करता है, तब तो उस केस में सब्सक्रिप्शन जो है क्लास 3 या 4 एम्प्लॉय से लिया जा सकता है, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कंट्रीब्यूट करने वाले एम्प्लॉयज क्लास 3 और 4 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फेयरवेल किसी ऐसे पर्सन का हो रहा है जो कि क्लास 3 और 4 नहीं है, उससे अबव है, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर या फिर ग्रुप बी ऑफिसर है, तो इन दैट केस उनके फेयरवेल के लिए क्लास 3 या क्लास 4 के एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लेना इज कम्प्लीटली फॉरबिडन। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, इसको यहाँ पे मार्क भी कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हीं वर्ड्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट नो कि कहाँ पर ये एक्सक्लूडेड है और कहाँ पर नहीं है। लेट अस सी आपको कितने रूल नंबर्स इस वीडियो के अंदर लर्न हो चुके हैं। रूल नंबर 11 किस पर बेस्ड था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। देन 12 हमने करा था एनुअल सब्सक्रिप्शन से, तो 12 इज सब्सक्रिप्शन। रूल नंबर 13 इज गिफ्ट, 13A इज डाउरी। एंड 14, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, 7 पे डेमोन्स्ट्रेशन था तो 14 पर भी डेमोन्स्ट्रेशन ही है, बट इट इज इन द ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, आई गेस ये 5 रूल्स तो अच्छे से लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, नंबर 15। 15 है, देखो प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले अगेन एक ट्रिक से इसको लर्न करेंगे। देखो प्राइवेट ट्रेड है तो यानी कोई शॉप हो सकती है, किसी ने कोई शॉप खोली है तो इट्स काइंड ऑफ अ प्राइवेट ट्रेड ओनली, राइट। एंड दिस इज 15। 15 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो इससे एक लॉक बन जाता है। ठीक है, शॉप पर क्या लगाएंगे, लॉक लगाएंगे ना, तो वो लॉक किससे बना है, 15 से बना है। तो इसलिए इसको याद कर सकते हो कि भाई 15 से जो था वो प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। फाइन, तो अब देखते हैं इस रूल के अंदर कहा क्या गया है। इस रूल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके जिनके लिए परमिशन की जरूरत है, तो वो दी हुई है सब रूल 1 के अंदर। नो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन, यानी बिना परमिशन के वो ये सारे काम नहीं कर सकता जो नीचे लिखे हुए हैं। फाइन, तो ये हो गया परमिशन का केस। किन किन चीजों के लिए पहले परमिशन लेनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, अगर कोई ट्रेड या बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व होना चाह रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, तो विदाउट एनी परमिशन, यानी विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ही कैन नॉट एंगेज हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। अब ट्रेड और बिजनेस की बात हो रही है तो फिर एम्प्लॉयमेंट की भी बात होगी ऑफ कोर्स। कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं वो अंडरटेक कर सकता बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। अगर कोई इलेक्टिव ऑफिस है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड हो गया, या फिर इस तरीके का कोई भी इलेक्टिव ऑफिस है जिसके अंदर चूज किया जाता है कोई कैंडिडेट, तो उस इलेक्टिव ऑफिस को वो होल्ड नहीं कर सकता है बिना परमिशन के। ठीक है, या फिर ही कैन नॉट कैनवास फॉर अ कैंडिडेट और कैंडिडेट्स फॉर इलेक्टिव ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसके मेंबर फैमिली, एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली की कोई इंश्योरेंस एजेंसी है या फिर कमीशन एजेंसी है, तो उसके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ही कैन नॉट कैनवास। नेक्स्ट, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक या अदर कंपनी रजिस्टर्ड या रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अगर उसकी ऑफिशियल ड्यूटी का ही पार्ट है इन कंपनी से डील करना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट नहीं है तो वो इन चीजों के अंदर, यानी रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक, इस तरीके की चीजों के अंदर वो पार्ट नहीं लेगा विदाउट प्रीवियस सैंक्शन। ठीक है, तो ये तो केसेस हो गए वो जो कि जिसके अंदर की परमिशन की जरूरत है।
नेक्स्ट देखते हैं इसका एफ पॉइंट। ई पॉइंट तक भी हमने देखा कि भाई कौन कौन सी चीजों को बिना परमिशन के गवर्नमेंट सर्वेंट जो वो अंडरटेक नहीं कर सकता है। तो इसका लास्ट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ना तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही अपने आप को एसोसिएट कर सकता है किसी भी तरह से इन द मेकिंग ऑफ व्हाट स्पॉन्सर्ड मीडिया। कोई भी प्रोग्राम है जो कि रेडियो टेलीविजन पे है, ठीक है, तो वो जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रोग्राम जो कि कमीशन तो गवर्नमेंट ने किया है लेकिन प्रोड्यूस प्राइवेट एजेंसी ने किया है। देखो अगर प्रोड्यूस भी गवर्नमेंट ने किया होता तो ऑफ कोर्स वो ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट बन जाता एंड देन गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव बीन परमिटेड टू टेक पार्ट इन इट। और बल्कि फिर तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नो प्रीवियस परमिशन इज नेसेसरी अगर जो प्रोग्राम है इट इज प्रोड्यूस्ड या कमीशनड बाय द गवर्नमेंट मीडिया इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर यानी कि ऑफिशियल ड्यूटीज के अंदर ही अगर ये काम आता है देन परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। बट अदर देन ऑफिशियल ड्यूटी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इस तरीके के मीडिया प्रोग्राम्स के अंदर पार्ट नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि व्हेन दैट मीडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट एजेंसी तब परमिशन नेसेसरी है। देखो रूल नंबर 15 के फर्स्ट सब रूल के अंदर तो हमने वो चीजें देखी जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन जरूरी थी गवर्नमेंट की। अब इसका सब रूल 2 जो है उसके अंदर वो चीजें बताई हुई है जिसके लिए प्रीवियस परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहली चीज है ऑनररी वर्क, यानी कि वो उसके लिए पैसे नहीं ले रहा है, ऑनररी वर्क कर रहा है सोशल या फिर चैरिटेबल नेचर का, तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ओकेजनल वर्क है, ठीक है, इट्स नॉट फ्रीक्वेंट, कोई रेगुलरली वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। लिटरेरी आर्टिस्टिक या साइंटिफिक कैरेक्टर का ओकेजनल वर्क जो है ही कैन अंडरटेक विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है एज एन एमेच्योर, अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेता है, एज अ वेटरन नहीं, एज अ एमेच्योर, तो एज एन एमेच्योर अगर वो पार्ट लेता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देन ऑल्सो प्रीवियस सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इस तरीके की सोसाइटीज को प्रमोट करना या इस तरीके की सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन में पार्ट लेना, किस तरह की सोसाइटीज, लिटरेरी साइंटिफिक या चैरिटेबल सोसाइटीज या फिर क्लब इसी तरीके के जिनका की ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो जिनका ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चरल या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। इस तरीके के जो क्लब्स होते हैं या इस तरीके की जो चैरिटेबल सोसाइटीज होती है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट के अंदर वो पार्ट ले सकता है। लेकिन देखो इलेक्टिव ऑफिस के लिए उन्होंने मना करा है क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था इलेक्टिव ऑफिस के अंदर उसको होल्ड करने के लिए परमिशन की जरूरत है, नॉट इन्वॉल्विंग द होल्डिंग ऑफ इलेक्टिव ऑफिस, क्योंकि होल्ड करेगा अगर अगर वो इलेक्टिव ऑफिस तब तो परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर वो किसी काम के अंदर एंगेज है रजिस्ट्रेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट के अंदर, और उसको भी उन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरह की सोसाइटी, जो सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर एक तो रजिस्टर्ड हो या फिर जिन सोसाइटीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो उसके अंदर वो पार्ट ले सकता है विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है आप देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने पीछे भी बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी जैसे ऑफिस होल्ड करने की बात है, इलेक्टिव ऑफिस होल्ड करने की बात है, तो उसके लिए तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो इसको तो हम यहाँ से इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में डाला है, तो इसके लिए तो परमिशन लेनी है लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के बेनिफिट के लिए ही बनाई जाती हैं, प्रोवाइडेड दैट, देखो अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर वो इनमें से कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक कर रहा है तो ही विल डिसकंटिन्यू इट अगर उसको ऐसी डायरेक्शन मिलती है तो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्शन दिया कि आप ऑनररी वर्क जिस भी तरीके का कर रहे हो वो आप नहीं करोगे तो ही हैव टू डिसकंटिन्यू इट। एंड देन क्लॉज डी और ई के बारे में, क्योंकि डी और ई के अंदर ये परमिट किया है कि जो चैरिटेबल सोसाइटी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके रजिस्ट्रेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पार्ट ले सकता है। तो पहली चीज तो उसके अंदर ये कंडीशन है कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटी हैम्पर नहीं करनी चाहिए उसके अंदर पार्ट लेने से, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर क्लॉज डी एंड ई की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो इनके अंदर से कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करता है तो वो गवर्नमेंट को विद इन 1 मंथ कि जिस भी तरीके की एक्टिविटी में उसने पार्ट लिया होगा, रजिस्ट्रेशन में लिया है चाहे प्रमोशन में लिया है चाहे मैनेजमेंट में लिया है, जिस भी तरीके की एक्टिविटी में उसने पार्ट लिया है तो विद इन 1 मंथ वो गवर्नमेंट को अपनी डिटेल दे
regarding the nature of his participation. इसका थर्ड सब रूल है, देखो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली मेंबर इंश्योरेंस एजेंसी या फिर किसी कमीशन एजेंसी का पार्ट है, ट्रेड है, बिजनेस है, उसको ओन करता है, उसको मैनेज करता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करना है ये। ठीक है, इसके अंदर परमिशन नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन है। तो इसको जो भी कलर कोडिंग आप यूज कर रहे हो, इसके आगे लिख लो कि ये इंटीमेशन का केस है। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट इंटीमेट। नेक्स्ट है कि अगर गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है बाय एनी जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरह की फीस नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, अगर उसने किसी प्राइवेट या फिर इवन चाहे पब्लिक बॉडी के लिए भी कोई काम किया हो, तो विदाउट द सैंक्शन यानी विदाउट परमिशन, तो दिस सब रूल डील्स विद परमिशन। तो यानी बिना परमिशन के वो किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बॉडी के लिए काम किए गए काम के लिए कोई फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पर फीस देखो कहाँ पर डिफाइन की गई है, इसको भी जरूर यहाँ पे मार्क कर लो कि फंडामेंटल रूल 9 यानी FR9 के अंदर फीस को डिफाइन किया गया है और वही फीस की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई होती है। अब रूल नंबर 15A, देखो 15 किसके बारे में, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, यानी पैसे कमाने के बारे में है। तो 15A भी पैसे कमाने के बारे में ही है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी गवर्नमेंट एकोमोडेशन को सबलेट कर देते हैं, उनके लिए रूल है रूल नंबर 15A। अब देखो रूल ये कहता है, फर्स्ट सब रूल, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसको कोई गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉट हुआ है, तो उसको ना तो सबलेट करना है यानी किसी को किराए पे नहीं देना, उसको लीज पे नहीं देना, या फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन के अंदर कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए भी अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें फॉरबिडन है, मतलब इसके लिए कोई परमिशन भी नहीं है, यानी ये काम करना ही नहीं कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन को ना सबलेट करना है ना लीज करना है और उसके अंदर कोई ऑक्यूपेशन भी नहीं करना है। नेक्स्ट, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर अकोमोडेशन जो है वो अलॉट होती है, तो आफ्टर कैंसिलेशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम वो गवर्नमेंट सर्वेंट उसको वेकेट कर देगा। ठीक है, ना कि उसको सबलेट करे या फिर और किसी तरीके की चीजों के अंदर नहीं पड़ना है, सिर्फ उसको वेकेट करना है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स। तो ये आपका रूल नंबर 15A। चलो कुछ 3-4 MCQ करते हैं अब इन्हीं रूल्स पर बेस्ड। फर्स्ट, इसमें से इनकरेक्ट मैचिंग आइडेंटिफाई करनी है। रूल 3 से हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था, तो यस इट वाज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, दिस इज करेक्ट। रूल नंबर 15 जस्ट नाउ हमने भी पीछे किया है, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यस इट इज करेक्ट। क्या रूल नंबर 12 डिमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक से रिलेटेड था, तो नो। देखो डिमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक से रिलेटेड रूल नंबर 7 था, है ना, क्योंकि 7 हमने इस तरीके से बनाया था, तो दिस इज रिलेटेड टू डिमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। और दूसरी चीज बता दूं कि रूल नंबर 7 एंड देन रूल नंबर 14 के अंदर भी डिमोन्स्ट्रेशन वर्ड यूज हुआ है इन द ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो रूल नंबर 12 किससे रिलेटेड था, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो रूल नंबर 12 था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। देन रूल नंबर 18 वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इट इज रिलेटेड टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सी एक्टिविटी के लिए परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रूल 15, तो सबसे पहले तो याद करो रूल 15 याद है या नहीं। रूल 15 था प्राइवेट ट्रेड से रिलेटेड। प्राइवेट ट्रेड मैंने बताया था ना, प्राइवेट ट्रेड यानी दुकान, और दुकान पे क्या लगाओगे भाई, दुकान पे ताला लगाओगे ना, तो वो ताला 5 से बना है, इसलिए रूल नंबर 15 जो है वो रिलेटेड था प्राइवेट ट्रेड से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब उसके अंदर किन किन चीजों के लिए परमिशन चाहिए थी और किसके लिए परमिशन नहीं चाहिए थी। प्राइवेट ट्रेड एंड बिजनेस करने के लिए यस परमिशन चाहिए। टू अंडरटेक ऑनररी वर्क, तो क्या ऑनररी वर्क करने के लिए परमिशन की नीड है, तो नो। तो आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर सैंक्शन। आगे का भी पढ़ लेते हैं, देखो टू कन्वर्स फॉर एनी बिजनेस और इंश्योरेंस एजेंसी, देखो इंश्योरेंस एजेंसी में तो अगर उसकी फैमिली का कोई मेंबर है तब भी रिपोर्ट करना ही करना है। ठीक है, और उसके बिजनेस को एनकरेज करना या उसके बिजनेस के लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज करना, तो इट इज प्रोहिबिटेड। देन कोई इलेक्टिव ऑफिस को होल्ड करने के लिए तो परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने आप को जो अलॉटेड है गवर्नमेंट एकोमोडेशन उसको सबलेट कर दिया, उसको किसी को रेंट पे दे दिया, तो क्या एक्शन है? हालांकि ये रूल्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, बट यू कैन आइडेंटिफाई कि इसके अंदर से क्या एक्शन हो सकता है। देखो हार्शेस्ट एक्शन होगा क्योंकि कंडक्ट रूल का वायलेशन हुआ है, तो कंडक्ट रूल के वायलेशन के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन तो 100% डिस्कार्ड कर दोगे। डैमेज लाइसेंस फी, भाई लाइसेंस फी को रिकवर करेंगे हम, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। ओनली वार्निंग से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि कंडक्ट रूल का वायलेशन है, और ये कौन सी कंडक्ट रूल का वायलेशन है? ये है कंडक्ट रूल 15A। जब भी आप कंडक्ट रूल के क्वेश्चंस देखो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि रूल नंबर कौन सा लगता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 16। तो सबसे पहले इसको याद करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट लेंडिंग और बोरोइंग से ही रिलेटेड क्यों आई है। देखो हमने 16 लिखा, तो ये जो 6 है ये आई को भी रिजेंबल करता है, ये 16 जो है वो एल को भी रिजेंबल करता है, और इसका जो 6 है वो बी को भी रिजेंबल करता है। ठीक है, तो आई से इन्वेस्टमेंट हो गया, एल से लेंडिंग हो गया, और बी से बोरोइंग हो गया। तो 16 रूल नंबर जो है वो है इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग। अब देखो रूल नंबर 16 इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग और बोरोइंग को लेके क्या लिमिट्स दी हुई है रूल के अंदर। फर्स्ट थिंग कि गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टॉक शेयर या किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्पेकुलेट करना तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेकुलेट करने को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि स्पेकुलेशन क्या माना जाएगा। अगर फ्रीक्वेंट परचेज है शेयर, सिक्योरिटीज या किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो फ्रीक्वेंट परचेज को स्पेकुलेशन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा स्पेकुलेशन तो कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्या चीज अलाउड है। अलाउड है ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, बट ओकेजनल इन्वेस्टमेंट अलाउड है, विच आर मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स या फिर ऑथराइज्ड जगह से या लाइसेंस जगह से ओकेजनल इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक शेयर या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, दैट इज अलाउड। अब एक चीज और बताती हूँ। अब इसी रूल के रिगार्डिंग देखो डीओपीटी की 2019 की कुछ गाइडलाइंस है। रूल नंबर 16 का सब रूल 1, जो रूल अभी हमने पढ़ा है कि स्पेकुलेशन नहीं करना है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, लेकिन बट ओकेजनल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ना, थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स या ऑथराइज या लाइसेंस ब्रोकर्स, है ना। अब देखो इन गाइडलाइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 6 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है एक कैलेंडर ईयर के अंदर, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर है, नॉट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि 6 मंथ्स की बेसिक पे से ज्यादा की ट्रांजेक्शन, तो उसको इंटीमेशन देनी है, ना कि परमिशन। ठीक है, तीसरी चीज हुई कि अगर इससे ज्यादा का एक्सीड होता है ट्रांजेक्शन, तो इंटीमेशन देनी है। अब जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी काउंट होगी, यानी बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन बोथ सारी मिला के 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चौथी काम की बात है यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन, कि टोटल ट्रांजेक्शन की लिमिट है ये 6 मंथ की, एक ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है। देन अगर इस तरीके का उसने ट्रांजेक्शन किया है 6 मंथ की बेसिक पे से ज्यादा, तो उसको इंटीमेशन देनी है इन द प्रोफोर्मा। अब वो इंटीमेशन कब देनी है? जिस ईयर की ट्रांजेक्शन है उससे नेक्स्ट 31 जनवरी से पहले। ठीक है, तो पांचवी चीज है ये टाइम लिमिट। अब रूल नंबर 16 के सब रूल 2 पे आते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोहिबिट किया है ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से जिससे उसकी ऑफिशियल ड्यूटी पर इन्फ्लुएंस आता हो। ठीक है, अब ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है फॉर दिस पर्पस। एक एग्जाम्पल है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज के डायरेक्टर के पास उस कंपनी के शेयर्स का कोटा होता है ना। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर उसकी उस कंपनी के साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग है, तो भाई वो उससे वो कोटा के शेयर जो है वो ना परचेज करे। तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज प्रोहिबिटेड, यानी कोई परमिशन कोई इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड, वो करना ही नहीं है। अब इस रूल का नेक्स्ट पार्ट है कि अगर सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट
अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के थ्रू ही ऐसे किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है जिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आईपीओ का प्राइस डिसाइड होना है या फिर फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग का प्राइस डिसाइड होना है, ठीक है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ या फिर फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग का प्राइस डिसाइड होने के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पार्ट है, तो भाई वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद या फिर उसके फैमिली मेंबर के थ्रू या फिर किसी और पर्सन के थ्रू अपने बिहाफ पे उन शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अप्लाई ही नहीं करना है, फाइन। तो ये जो हम आईपीओ या फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग की बात कर रहे हैं, किसके आईपीओ हो सकते हैं? ये सीपीएससी के, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सीपीएससी के आईपीओ, फाइन। अब है रूल नंबर सब रूल नंबर 3। ये बताता है कि भाई ऊपर हमने जितना देखा कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, कौन सी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, कौन सी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं या वट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका तो जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन फाइनल होगा कि दिस ट्रांजेक्शन इज अलाउड और दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड। रूल नंबर 4 पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी। फर्स्ट थिंग, बहुत ही बेसिक सी बात है, हम कई बार पढ़ भी चुके हैं पीछे, कि अगर किसी पर्सन की ऑफिशियल डीलिंग्स हैं किसी कंपनी के साथ, किसी पर्सन के साथ या किसी फर्म के साथ, तो उसको लैंडिंग या बोरोइंग ऑफ मनी नहीं करना है, ठीक है। और इस तरीके की लैंडिंग और बोरोइंग भी अलाउड नहीं है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई पिक्यूनियरी ऑब्लिगेशन आ जाए। यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी दूसरे बंदे से जिससे कि उसकी ऑफिशियल डीलिंग्स है उससे लैंडिंग या बोरोइंग की है, तो भाई इसके ऊपर भी तो पिक्यूनरी ऑब्लिगेशन आएगी। तो इस तरीके का कोई काम करना ही नहीं है, यानी इस तरीके की लैंडिंग बोरोइंग इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, जैसे लोग इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल लैंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट, यानी कोई भी पर्सन है ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इसको इंटरेस्ट पर पैसा नहीं देगा जिसका कि रिटर्न या तो मनी में देना पड़े या फिर काइंड में देना पड़े, ठीक है। यानी इसको उन्होंने इन पैसे दिए इंटरेस्ट पे, अब ये इनको उस पे उसके बदले मनी दे रहा है या फिर इन काइंड यानी किसी और तरीके से उनको फेवर कर रहा है, तो भाई ये चीजें भी अलाउड नहीं है। बट इसके अंदर देखो, सेव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द बैंक, तो बैंक के साथ अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हो यानी एफडी करा रहे हो बैंक के अंदर या और भी किसी तरीके की जो अलाउड है चीजें, वो इस वाले रूल के परव्यू के अंदर नहीं आती हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशंस और दी हैं। पहली कंडीशन है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से कोई छोटा मोटा स्मॉल अमाउंट इंटरेस्ट फ्री और टेम्परेरी लोन लेना चाहता है। देखो, हम इसलिए बेयर रूल्स पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्टली जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो मैटर करती है। इसी लैंग्वेज के ऊपर एमसीक्यू बन जाते हैं फिर। टेम्परेरी लोन, स्मॉल अमाउंट और फ्री ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके का अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या तो लोन लेता है या देता है अपने रिलेटिव से या पर्सनल फ्रेंड से, तो वो जो है वो अलाउड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की परमिशन से की है, ठीक है, वैसे तो पीछे कहीं पर भी परमिशन का नाम नहीं आया, इंटीमेशन का नाम आया है ना। या तो पीछे हमने इंटीमेशन देखा है कि इंटीमेशन करनी है अगर 6 महीने से ज्यादा की बेसिक पे से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया हो शेयर्स वगैरह में, तो इंटीमेशन है। या फिर पीछे हमने देखा कि अलाउड ही नहीं है, डू नॉट, ठीक है, अलाउड ही नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने उनमें से कोई भी काम गवर्नमेंट से परमिशन लेकर किया है, देन इट्स फाइन। यानी आप किसी ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो जिससे आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, तो आप गवर्नमेंट की परमिशन ले लो फिर, ठीक है। तो अगर परमिशन से किया है देन इट इज फाइन। यहाँ पर एक पॉइंट और है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर होता है ऐसी पोस्ट पर जो पीछे हमने देखा सब रूल 2 और सब रूल 4 के लिए। सब रूल 2 के अंदर हमने ये देखा था कि भाई अगर आईपीओ से रिलेटेड प्राइस फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइस फिक्स करने के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट पार्ट बनता है वो। और सब रूल 4 के अंदर हमने देखा कि लैंडिंग और बोरोइंग अलाउड नहीं है,
ऑफिशियल डीलिंग वाले बंदे से, है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर ही ऐसी पोस्ट पर हो जाए जिसकी वजह से उसको सब रूल 2 या सब रूल 4 ब्रीच करना पड़ रहा है, तो वो उस तरीके के सर्कमस्टांसेस जो है वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कि उसकी सीट का काम है या फिर उसके ऑफिशियल डीलिंग्स ही ऐसी है, उसका ऑफिशियल जो नेचर ऑफ जॉब है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके की वो अगर पोस्ट पर ट्रांसफर या फिर अपॉइंट हो जाता है, देन ही विल रिपोर्ट, यानी इंटीमेट। आ जाते हैं रूल नंबर 17 पे। सबसे पहले लर्न करेंगे इसको कि रूल नंबर 17 इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस। देखो, हैबिचुअल इंडेटनेस मतलब हर टाइम उधारी ले रखा है, इंसॉल्वेंसी इज दिवालिया। तो इसको लर्न करने के लिए देखो मैंने 17 बनाया। ये एक पर्सन बन गया और ये एक झुका हुआ पर्सन बन गया। ठीक है, क्योंकि इसने लोन ले रखा है या फिर इसके ऊपर डेट है और बैड डेट है वो। ठीक है, कि वो चुका नहीं पा रहा, तो चुका नहीं पा रहा तो उसे झुकना पड़ेगा ना फिर अब। तो इसलिए इस ड्राइंग से आप याद कर सकते हो कि जो 17 है वो इंसॉल्वेंसी या हैबिचुअल इंडेटनेस, कि हर टाइम बंदा जो है वो पैसे उसने उधारी ले रखे हैं हर टाइम। तो चलो, ये तो पता चल गया कि रूल नंबर 17 जो है वो इंसॉल्वेंसी या फिर हैबिचुअल इंडेटनेस को लेकर है। अब देखते हैं रूल नंबर 17 कहता क्या है। सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सैलरी मिलती है भाई वो उसको इस हिसाब से मैनेज करे, अपने प्राइवेट अफेयर्स इस हिसाब से मैनेज करे कि हैबिचुअल इंडेटनेस हो ही ना, किसी से उधार लेना ही ना पड़े। ठीक है, एक आध बारी की बात अलग है, यहाँ पर हम हैबिचुअल की बात कर रहे हैं कि हर टाइम उधार लेने की हैबिट नहीं होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की। नेक्स्ट, ऐसी भी स्टेज नहीं आनी चाहिए कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, दिवालिया ही हो जाए, पैसे ही नहीं बचे उसके पास कुछ चुकाने के लिए। सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, यानी उसने किसी से 10-15 लाख रुपए लिए एंड नाउ ही कैनॉट पे इट बैक, तो इस वजह से जिससे उसने उधार लिए थे उसने उसके ऊपर केस कर दिया, तो यानी कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई उसके ऊपर, किससे रिलेटेड, फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। ठीक है, सिर्फ रिकवरी ऑफ डेट की बात कर रहे हैं हम इस रूल के बेस पर। तो अगर रिकवरी ऑफ डेट को से रिलेटेड उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल गई है या फिर उसको इंसॉल्वेंट बता दिया गया है, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिपोर्ट करेगा फुल फैक्ट्स विद द सर्कमस्टांसेस, कि भाई किस वजह से उसको इस तरीके की लीगल प्रोसीडिंग का किस वजह से उसे लीगल प्रोसीडिंग फेस करनी पड़ी इस तरह की। तो फुल फैक्ट्स ऑफ दो दैट लीगल प्रोसीडिंग ही विल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक नोट करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट को अब प्रूव करना पड़ेगा कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि वो इनसॉल्वेंसी या इनडेटनेस किस वजह से हुई है। और उसको ये प्रूव करना होगा कि ये इनसॉल्वेंसी और इनडेटनेस चाहे वो बहुत डिलीजेंस से चल रहा था, बहुत देखभाल कर चल रहा था, स्टिल ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसको वो फोर्स ही नहीं कर पाया। ठीक है, जिसको वो पहले से प्रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसको वो पहले से ध्यान नहीं रख पाया, इस तरीके के कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से वो इंडेट हो गया या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही हैड नो कंट्रोल। तो भाई ये सारी चीजें प्रूव करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस खुद गवर्नमेंट सर्वेंट की ही है। ठीक है, क्योंकि इंसॉल्वेंट होना या फिर हैबिचुअल इंडेटनेस जो है वो अलाउड नहीं है। तो इन केस गलती से हो भी जाए तो उसको प्रूव करना कि भाई उसके कंट्रोल में नहीं था जो भी हुआ, इसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट या इंडेट हो गया। अब देखो, रूल 17 पता तो चल गया कि इंसॉल्वेंसी या हैबिचुअल इंडेटनेस को लेकर है। अब देखते हैं रूल कहता क्या है। फर्स्ट थिंग कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो सैलरी मिलती है भाई वो उसको इस हिसाब से मैनेज करे, अपने प्राइवेट अफेयर्स इस हिसाब से मैनेज करे कि वो हैबिचुअल इंडेटनेस को अवॉइड करे। इंडेटनेस इज फाइन कि भाई एक आध बार लोन लेने की जरूरत पड़ गई, लेकिन हैबिचुअल लोन लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, हैबिचुअल हर टाइम उधार मांगने की हैबिट नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज कि अवॉइड होनी चाहिए हैबिचुअल इंडेटनेस या फिर इंसॉल्वेंसी, कि वो दिवालिया ना हो जाए। लेकिन स्टिल सब ध्यान रखते हुए भी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल जाती है फॉर रिकवरी ऑफ डेट, कि उसने किसी से 10-15 लाख का लोन लिया था, अब वो चुका नहीं पा रहा, इस वजह से उस बंदे ने उस पर केस कर दिया। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर इस तरीके की लीगल प्रोसीडिंग चलती है या फिर उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वो सारे के सारे फैक्ट्स रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को उस लीगल प्रोसीडिंग के, कि किस वजह से वो लीगल प्रोसीडिंग उसके ऊपर चलाई गई। ठीक है, और उन फैक्ट्स के अंदर जो बर्डन है अपने आप को प्रूव करने का, कि सारी मतलब ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी सब कुछ ध्यान रखते हुए भी कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं अगर, कि जिसको वो फोर्स ही नहीं कर पाया या फिर जिसके अंदर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था,
तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो रिपोर्ट है, वो उसका जो बर्डन है प्रूव करने का, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ही है। यानी वो ही प्रूव करे गवर्नमेंट को कि भाई अपना सब कुछ ध्यान रखते हुए भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके ऊपर कि उसका कंट्रोल नहीं था या फिर वो उसको फोर्स ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? खुद उस गवर्नमेंट सर्वेंट की है जिसके ऊपर वो लीगल प्रोसीडिंग चली है कि वो हैबिचुअल इंडेट है या फिर इंसॉल्वेंट हो गया। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, देखो। रूल 16 किससे रिलेटेड था? मैंने बताया था ना, 6 जो है वो आई भी बन जाता है 6 से, 6 जो है वो एल जैसा भी लग रहा है, और 6 जो है वो बी जैसा भी लग रहा है। तो इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग, इससे रिलेटेड है रूल नंबर 16। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? क्या वो किसी पर्सन को इंटरेस्ट पर पैसा दे सकता है? नो। क्या वो किसी रिलेटिव या फ्रेंड को टेम्परेरी स्मॉल अमाउंट का लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट पे ले या दे सकता है? तो यस, ही कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछ रहे हैं वो, तो दिस इज करेक्ट। आगे भी देख लेते हैं। क्या वो स्पेकुलेट कर सकता है या फ्रीक्वेंट सेल परचेज ऑफ शेयर्स के अंदर इंडल्ज हो सकता है? तो नो। क्या वो ऐसी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर फर्म से लैंडिंग या बोरोइंग कर सकता है जिसके साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग हो सकती है? तो ऑफ कोर्स ये वो नहीं कर सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रूल है जो कि इंसॉल्वेंसी या हैबिचुअल इंडेटनेस को बताता है? तो मैंने बताया रूल नंबर 17। ठीक है, अब क्योंकि ये हैबिचुअल इंडेट हो गया है तो हर टाइम ये झुके रहेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है, इसने तो पैसे ले रखे हैं उधार इससे। ठीक है, तो इसलिए इसका पोस्टर ये हो गया है। तो ये आप 17 से याद कर सकते हो। दिस इज रूल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हेन शुड अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू डेट रिकवरी और इंसॉल्वेंसी? अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इस तरीके की लीगल प्रोसीडिंग चलती है डेट रिकवरी या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, तो उसको कब रिपोर्ट करना है? क्या पढ़ा था हमने? जब वो लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट होती है, ना कि जब कंक्लूड हो जाए। यानी कि जब इंस्टीट्यूट हुई है उसको तभी रिपोर्ट करना है। अब देखते हैं इस वीडियो के अंदर जितने भी रूल्स आए हैं उनको, वो आपको टाइटल के साथ लर्न हुए कि नहीं हुए। रूल नंबर 11 था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। 12 हमने किया था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसा होता है? एनुअल हो सकता है, तो एनुअल के अंदर 12 मंथ्स इन्वॉल्व होते हैं। 13 इज ले भाई तेरा गिफ्ट, तो तेरा इज 13। 13A इज रिलेटेड टू डाउरी। देन 14 था बिकॉज 7 का मल्टीपल है एंड 7 इज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेशन। रूल 15 प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। देन 15A था सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। रूल 16 था इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग। और रूल 17 जो हमने एंड में किया है, दिस इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस। आई गेस 11 से लेके 17, नॉट ओनली 11 से 17, अगर आपने पिछला पार्ट भी देखा है तो रूल नंबर 1 से 17 आपको टाइटल वाइज लर्न हो गए हैं। एंड आई गेस इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे रूल नंबर 18 और 18A। अगर कोई भी फीडबैक है वीडियो को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।